हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसे अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। और यह बेसिक वीडियो है जिसका नाम पार्ट 2 है। ठीक है, यानी कि यह वास्तविक संख्या का बेसिक पार्ट 2 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक पूर्णांक को अंग्रेजी में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए डेफिनेशन है, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के शामिल होने पर प्राप्त संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। इसे आई या जेड से दर्शाते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या तो आप लोग जानते हैं, माइनस वाली संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत नहीं, प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सभी प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक यानी कि माइनस लगा देना है और वह इस पूर्ण संख्या में शामिल कर देना है। अगर माइनस लगाकर प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल कर देंगे हम लोग, तो उससे जो संग्रह बनेगा या समूह बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, और पूर्णांक को हम लोग आई या जेड से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जेड, देखिए आई या जेड से हम लोग सूचित करते हैं। तो जेड बराबर, देखिए पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है 0 होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाता है। और बोला गया है कि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के शामिल होने पर, ठीक है, ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के शामिल होने पर, यानी कि ये पूर्ण संख्या का समूह है और इसमें हम लोग ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 इसमें माइनस लगाकर इसको शामिल कर देते हैं। तो इससे जो प्राप्त संग्रह बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आगे तक चलता जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, और इधर जो है माइनस में संख्याएं आपको दिख रहा है। ठीक है, और यह जो है गिनती की संख्याएं है जिसमें माइनस लगा दिया गया है, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल करने से प्राप्त जो ये संग्रह बनेगा, इसी संग्रह को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्या में एक चीज और ध्यान रखना है आपको। इसमें ये जो शून्य होता है, यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। यानी कि शून्य जो होता है चिन्हहीन संख्या है। क्या है, तो यह चिन्हहीन संख्या है, चिन्हहीन संख्या है। ठीक है, यानी कि हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, और इधर की जो संख्याएं हैं ये प्लस की संख्या होती है और इधर की संख्या जो होती है माइनस की संख्या होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 0 से जो भी इधर दाहिने साइड की संख्या है, ये सभी धन संख्या है, यानी कि धनात्मक संख्या है। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग प्लस की संख्या है। और 0 से जितनी भी बाएं साइड की संख्या है, यानी कि इधर जाएंगे हम लोग तो बाएं जाएंगे, इधर जाएंगे तो हम लोग दाएं जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी बाएं साइड की संख्या है वो सभी ऋणात्मक संख्या है, यानी कि हम लोग ऋण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ऋण यानी कि माइनस। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है वो सभी शून्य से बड़ी होती है। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है, यानी कि जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती है, 0 से छोटी होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 0 से ये सभी तो छोटी है,
इसका मतलब प्लस की संख्याओं से भी ये माइनस वाली सभी छोटी होगी। ठीक है, 0 से सभी धन संख्याएं बड़ी होती है, यानी कि अगर बात करें हम 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है। कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। और यही बात करें हम 0 और -1 में, तो यहाँ पर 0 बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें 0 और -10 में कौन बड़ा है, तो यहाँ भी 0 बड़ा है। ठीक है, यानी कि माइनस की हर एक संख्याओं से 0 बड़ा होता है। और यहाँ पर मान लीजिए माइनस में 10 है और ये 2 है, तो 2 तो ये प्लस की संख्या है, और प्लस की संख्याएं हमेशा माइनस की संख्याओं से बड़ी होती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होता है पूर्णांक संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, देखिए एक नोट है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बोला गया है, दो पूर्णांकों का योग, अंतर एवं गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है, परंतु दो पूर्णांकों का भागफल आवश्यक नहीं है कि पूर्णांक हो। ध्यान दीजिए, दो पूर्णांकों का योग, अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, योग का मतलब होता है जोड़, एवं गुणनफल, गुणनफल मीन्स गुणा, हमेशा एक पूर्णांक होता है। यानी कि इसमें से कोई भी दो पूर्णांक संख्या आप उठा लीजिए और उनको जोड़िए या घटाइए या गुणा कीजिए, हमेशा कौन सी संख्या आएगी? तो पूर्णांक ही आएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक -2 और एक ले लिया हमने संख्या 3, तो इनका योग अगर करते हैं हम लोग, योग मीन्स जोड़, तो यहाँ पर जो होगा 3 में -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए 3 में से 2 घटेगा, ये 1 आएगा, और ये जो 1 है ये प्लस का 1 आया है। ठीक है, क्योंकि इस 3 में से 2 घटा है, तो प्लस की संख्या में से घटा है तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो ये जो आया है +1, क्या यह +1 इसमें मिलता है? तो बिल्कुल आता है, प्लस का 1 इसमें है। तो हम लोग कहेंगे कोई भी दो पूर्णांक संख्या उठा लीजिए और उनका जोड़ कीजिए, यानी योग कीजिए, और योग पर जो भी संख्या प्राप्त होने वाली है वह भी क्या होती है? तो पूर्णांक होती है, हमेशा एक पूर्णांक होती है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसका अंतर कर सकते हैं, जैसे -2 और -3, यानी कि -2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में 5 मिलेगा। ठीक है, और यह -5 जो है इस संख्या समूह में आता है, यानी -3 के बाद आएगा -4, -5, -6, इस तरह से ये चलता जाता है। तो -5 भी इस पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में शामिल है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कोई भी दो पूर्णांक संख्या का अंतर भी क्या होता है? तो पूर्णांक ही होता है। और इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि -2 और 3 का गुणा अगर कराते हैं हम लोग, गुणा, तो यहाँ पर 3 दूनी का कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पर माइनस होता है। तो बताइए कि -4, -5, -6, -7, इस तरह से इसमें आते रहेगा संख्या। तो हम लोग कहेंगे कि ये -6 जो है पूर्णांक संख्या में होता है, तो यह भी क्या है? तो हमेशा पूर्णांक होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर बोला गया है दो पूर्णांकों का भागफल आवश्यक नहीं है कि पूर्णांक हो। जैसे मान लीजिए ये 4 है, 4 में हमने 2 का भाग लगाया, तो ये 2 से तो कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसमें तो पूर्णांक संख्या आ गया। लेकिन अगर 3 में हमने अगर 2 का भाग लगाया, तो क्या यह 2 से 3 कटेगा? तो नहीं कटेगा, यानी कि यह जो होगा 3, और इस भागा के जगह पे हम लोग बटे का साइन देंगे, बटे में 2। ठीक है, तो 3/2, जो कि ये 3/2 जो है इस संग्रह में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बटे की संख्या इसमें नहीं है, तो हम लोग कहेंगे यह पूर्णांक नहीं है। देखिए बोला गया था दो पूर्णांकों का भागफल आवश्यक नहीं है कि पूर्णांक हो, यानी कि पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांक है लेकिन यहाँ पर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह नोट भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी बटे की संख्या होती है वह पूर्णांक नहीं होती है,
और जितनी भी दशमलव की संख्या आती है, जैसे 3.1, 2.1, ठीक है, 0.2, ये सभी इस तरह की संख्याएं जो है पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि दशमलव में पूर्णांक संख्या नहीं होती है और बटे में नहीं होती है। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीख लेते हैं सम संख्याएं। तो ध्यान दीजिए, सम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं सम संख्या को अंग्रेजी में? तो इवन नंबर्स। ठीक है, तो आपको अंग्रेजी भी याद रखना है। ठीक है ना? देखिए, इसका डेफिनेशन है, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से कट जाती है, भाग देने पर जो संख्या 2 से कट जाती है उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से संख्याएं क्या होती है? तो इस तरह की सभी संख्याएं सम संख्या होती है। जैसे में मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 36 जो है, क्या यह सम संख्या है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, बताइए? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल कि यस, यह जो है सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 से ये 18 बार में कटेगा। ठीक है ना? इसलिए यह जो है सम संख्या है। 36 क्या है? सम संख्या है। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए 102 जो है, बताइए क्या यह सम संख्या है? तो बिल्कुल यह भी सम संख्या है, क्योंकि यह भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो जो संख्या 2 से कट जाती है पूरा पूरा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखिए, एक नोट है, इसको भी आपको याद रखना है। सम संख्याओं का व्यापक रूप 2n होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में सम संख्या का व्यापक रूप क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस रूप में अगर आपको दिखे तो वही हो जाता है सम संख्या का व्यापक रूप। और इसको व्यापक रूप कहिए या एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, मानक रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, मानक रूप। यानी कि सम संख्या का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? तो 2n होता है। ठीक है, इसमें 2n का मतलब क्या है? तो इसमें n के स्थान पर हम लोग n का मतलब समझेंगे प्राकृत संख्या। क्या समझेंगे? प्राकृत संख्या। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य है, यानी कि इसमें जो होगी प्राकृत संख्या ही होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, n का मान आप प्राकृत संख्या में से कोई भी संख्या रखिए, वो हमेशा 2n का वैल्यू जो होगा सम संख्या ही आएगा। ध्यान दीजिए, n का मान जैसे मान लीजिए हमने रख दिया 1 या 2, इसमें से कोई भी रख लीजिए। मान लीजिए हमने n के जगह पर रख दिया 1, तो 2 में 1 में गुणा कराएंगे हम, तो 2 एकम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि अब की बार हमने क्या रखा? 2। अगर हमने 2 रखा इस 2 को, ठीक है, और यहाँ से हमने 3 रख लिया, n के स्थान पर क्या रख लिया? 3। तो 3 दूनी का कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो आती है, ये सभी सम संख्या आती है। तो हम लोग कहेंगे सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो 2n होता है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर सम संख्या का व्यापक रूप जो है n हटा करके 2m भी कह सकता है। ठीक है, 4m भी कह सकता है, 4n भी कह सकता है, ऐसा भी कह सकता है। यानी कि m या n, p, यहाँ पर p भी रख सकता है, q भी रख सकता है, कोई भी चर राशि रख सकता है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि इस चर राशि के साथ में जो संख्या रहेगी सम, उसी को हम लोग कहेंगे सम संख्या का रूप। ठीक है ना? तो आपको इसे याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है विषम संख्या। अगला टॉपिक क्या है? विषम संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ऑड नंबर्स कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन है, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
यानी कि जो प्राकृत संख्या 2 से भाग देने पर नहीं कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से संख्याएं आगे चलते जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि विषम संख्या जो होती है 2 से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए। कोई भी संख्या इसमें से 2 से नहीं कटने वाली है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग कहेंगे विषम संख्या। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए 17 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे। अगर ये 2 से कटेगा तो सम कहेंगे, नहीं कटेगा तो विषम कहेंगे। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, 27 ले लीजिए, यह भी कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे हम लोग विषम कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ नोट है, आपको इसे भी याद रखना है। देखिए नोट नंबर पहला है, विषम संख्याओं का व्यापक रूप 2n+1 होता है। यहाँ पर विषम संख्याओं का व्यापक रूप क्या होता है, तो 2n+1 होता है। यहाँ पर n का मतलब है, देखिए यहाँ पर इस साइन को हम लोग कहते हैं जहां। क्या कहते हैं, इस साइन का नाम है जहां। जहां को हम लोग मैथ में इस तरह का साइन देते हैं। और देखिए जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें छोटा n जो लगा है वह जो है प्राकृत संख्या है। इसका मतलब यही है। अगर यहाँ पर p लगेगा तो हम लोग कहेंगे p प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, यानी कि n जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं। ठीक है, यानी कि अगर हम n के स्थान पर कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं तो इस संख्या से जो भी संख्या आने वाली है वह हमेशा विषम ही आएगी। आपको अगर यकीन नहीं है तो यहाँ पर रखिए, जैसे मान लीजिए हमने n का मान रख लिया 1, ठीक है, 2 है 2, ठीक, प्लस 1, 2 में 1 में गुणा कराएंगे, 2 एकम 2, और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 हो जाएगा। तो n का मान 1 रखने पर क्या मिला, 3 मिला। तो चलिए अब की बार 2 हम रखते हैं n के स्थान पर, यानी इस 2 को हम लोग 2 रखेंगे और n के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, और प्लस में 1 है तो 1, 2 से 2 में गुणा कराएंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। और अभी अभी आप सीखे हैं कि 5 जो है विषम संख्या है। ठीक है, यानी कि n का मान कुछ भी रख लीजिए आप प्राकृत संख्या में से, और इस रूप की संख्या अगर होती है तो वह हमेशा विषम संख्या ही होती है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ n के स्थान पर m भी हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए अगला है नोट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1 बटे में 2 होता है। जैसे में आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बोला गया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम जब लगेगा ना तबे आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है, क्योंकि प्रथम का मतलब है 1 से n तक के प्राकृत संख्याओं का योग जो है, n मीन्स अनंत तक की प्राकृत संख्याओं का योग जो है n इंटू n+1 बटे में 2 है। इसका मतलब क्या है, जैसे में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बोला गया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कहने का मतलब है 1 से शुरू करना है। प्रथम का मतलब 1 से शुरू करना है, 2, 3, 4, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक हमको जाना है, तो 20 को प्राकृत संख्याओं तक जाना है, यानी कि लास्ट में हम लोग 20 लिख देंगे। 4 के बाद 5, 6, 7, इसी तरह से कहाँ तक जाना है, 20 तक। और इन सभी का जोड़ क्या होगा, तो इस तरह हम लोगों को जोड़ने में तो टाइम लगेगा, और इसी टाइम को बचाने के लिए यह फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हम लोग जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं कि 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये जो 20 है प्रथम n, तो देखिए प्रथम 20 यानी n का मान 20 है, तो हम लोग इस n के स्थान पर रख लेंगे 20, इंटू यहाँ भी रखेंगे 20, प्लस का 1, अब बट्टे में रखेंगे हम लोग इस 2 को, 2 से ये 10 बार में कटेगा, और 20 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, यानी कि 10 गुणे
21, ठीक है। तो 10 गुणे 21 का मतलब क्या हो जाएगा, 21 एकम 21 और गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 210, यानी कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा 210 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।